यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, आज हम इस लेक्चर में डालेंगे ये वाली चीज। ठीक। और ये वाली चीज डालने के बाद इस लेक्चर में आप जब जानोगे इस चीज के बारे में, तो हम ऑलरेडी ये सारा सब कुछ कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। हमें ये लेक्चर कंटिन्यू करना है किंगडम मोनेरा से। ठीक है, कल हम पढ़ चुके थे मोनेरा क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सो आज हमें उसी चीज को कंटिन्यूशन में लाना है बेटा। ठीक। एंड वन मोर थिंग, ये जो चैप्टर है मे बी इन मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर मोर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन मैं एक बार इसके लास्ट में डिस्कस करूंगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर एक्टिविटी 12.4। ठीक है, मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्टिविटी, आई डोंट नो, 12.4। which activity is 12.4? दिस इज 12.7। ओके, देख लेते हैं, डायग्राम का बाद में देखेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स। देखो, in the school laboratory, observe the available permanent slides of the bacteria and cyanobacterium under the microscope। देखो क्या होता है, ये कहने का क्या मतलब है इसका। स्कूल की लैब में, स्कूल की लेबोरेटरीज में हमको जितने भी अवेलेबल हम पे इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर परमानेंट स्लाइड्स है। स्लाइड्स वो होता है जिन पे हम कोई भी ड्रॉप सैंपल माइक्रोस्कोप को रखते हैं और माइक्रोस्कोप के अंडर उसको हम क्या करते हैं, जूम करके वो हमें चीज विजिबल होती है, जूम करके हम उसको मैग्नीफाई करते हैं और ज्यादा, और अंदर देखते हैं कि इसकी मूवमेंट क्या है या इसका शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। मतलब एक किसी भी चीज को अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करने के लिए हमें उसको स्लाइड पे रखना पड़ता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया को रखो या फिर साइनोबैक्टीरिया को रखो। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है भैया, साइनोबैक्टीरिया यू कैन से ऐसे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स माने जो अपना खाना खुद बनाते हो। ठीक है, तो जो मेनली अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से हो सकता है। ठीक है, और दे कैन बी अ लाइक दे कुड बी डीकंपोजर एज वेल, है ना, जो इन्वायरमेंट में डिकम्पोज करता है चीजों को, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करना, वो डिकम्पोजर। अब क्या बोला है, कंपेयर देम विद 12.6 एक्टिविटी। ठीक है, ये इसके साथ कंपेयर करने को बोला है कि ऐसा दिखेगा तुम्हें मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ठीक है, मोनेरा तुम्हें याद है हम किस चीज के लिए यूज कर रहे थे, एनीबॉडी? कल ही पढ़ा है, कल ही पढ़ा है। अगर किसी को याद नहीं है, सॉरी फॉर दिस, किसी को याद नहीं है तो मैं गूगल कर देता हूँ, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में हमने कल ही देखा है। ठीक है, बैक्टीरिया से रिलेटेड हिंट दे देता हूँ। देखो, किंगडम मोनेरा 5 टाइप के होते थे ना, एनिमेलिया, प्लांटिया, मोनेरा भी आ गया था, फिर उसमें तुम्हारा लास्ट में आके फंगाई भी थी, है ना, तो 5 थे। अब लास्ट वाले तुम एकदम कमेंट डाउन करो कौन सा है। तो ये देखो, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट लैक्स ट्रू न्यूक्लियस। माने इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और ये सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होगा ऑफ कोर्स, और ये सिंगल सेल भी होते हैं। ओके, ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अगर हमने उन वाली चीजों को इनके साथ कंपेयर करा, मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा जो कि प्रोकैरियोट्स है, हमें क्या देखने को मिलेगा कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक है। अभी पढ़ के आए, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक है, जो कि ग्रुप है अंडर मोनेरा, जो कि मोनेरा के अंडर में ही आता है। मोनेरा कौन, यूनिसेलुलर प्रोबैक्टीरिया, वो प्रोबैक्टीरिया कह रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक, है ना, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर माने एक सेल, प्रोकैरियोटिक माने जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो एक सेल वाले जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उनको बोल रहे हैं मोनेरा। तो मोनेरा के कैटेगरी में ही फॉल करते हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया भी। ठीक है, फिर क्या बोला है, Bacteria are found everywhere, including soil, water, air, hot spring, and other extreme environment where most organisms cannot survive। यहीं पे रुक जाओ। बैक्टीरिया एक टाइप के तो नहीं होते। मैं दिख रहा हूँ क्या, रिकॉर्डिंग हो रही है? परसों क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करी थी ना, एकदम से ऑफ हो गई थी, वो 40 मिनट का लेक्चर मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा था। खैर वट एवर, बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। बेटा जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हर जगह मिलते हैं अर्थ पे। है, ऐसे कैसे हो सकता है?
डू यू रिमेम्बर दैट हमने इसी प्लेलिस्ट में देखना जाके एक्सप्लोरेशन वाला चैप्टर है या फिर सेल वाला चैप्टर आई गेस। तो हॉट स्प्रिंग जो होता है ना, जहाँ पे नेचुरली गर्म हवाएं निकल रही है पर बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है, बट उस हॉट स्प्रिंग में से पर्टिकुलर गर्म हवा निकल रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये चीज मैं अपने लेक्चर में करा चुका हूँ, गो एंड चेक इट आउट द लेक्चर। कहने का मतलब ये है, उस हॉट स्प्रिंग में भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उस हॉट स्प्रिंग में भी इवन। तो बैक्टीरिया हर जगह है बेटा, यहाँ पे मेंशन भी है, देखो हॉट स्प्रिंग लिखा है ना, ये हॉट स्प्रिंग हो गया, मिट्टी हो गई, हवा हो गई, एयर हो गई। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, there was a time when I was too much interested in knowing about the world, okay, and I was chatting with my chat GPT, and then suddenly an idea hit me, right? I wrote down that ऐसा भी कुछ हो सकता है कि स्पेस में बैक्टीरिया होते हैं। आई नो इट इज समथिंग वियर्ड, बट ऐसा पॉसिबल है कि स्पेस में बैक्टीरिया हो सकते हैं। यू नो व्हाट वाज द आंसर ऑफ द चैट जीपीटी कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि स्पेस में भी कुछ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया होती है, ठीक है। तो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अर्थ के एक्सेप्ट भी, है ना, अर्थ के जगह भी दूसरी जगह भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स दैट विच टाइप ऑफ द बैक्टीरिया इज, उसके लिए कैसा पीएच चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसी कंडीशन चाहिए टू ग्रो इट, है ना। नमी चाहिए, नहीं नहीं नमी चाहिए, विट्रो कंडीशंस में क्या वो ग्रो हो पा रहा है, मतलब विट्रो माने जो लैब में जानबूझ के आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करते हैं, तो विट्रो कंडीशन में वो ग्रो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना। तो बैक्टीरिया हर जगह फाउंड होते हैं, ठीक है, जहाँ ऐसी जगह भी फाउंड होते हैं जहाँ पे मोस्टली ऑर्गेनिज्म सरवाइव भी ना कर पाए, ऐसी ऐसी जगह पे भी बैक्टीरिया फाउंड होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। इंसानों के शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। जी हाँ, दिस इज नॉट अ शॉकिंग थिंग, ओके। हमारे अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? हमारे स्टमक में, जितना मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, हमारे स्टमक में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टस पाइलोरी बोलते हैं, फुल फॉर्म जो पूरा है ना। एच पाइलोरी की फुल फॉर्म यही है वैसे तो, हेलिकोबैक्टर, है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं। अब इसके बारे में इंटरेस्टिंग क्या है, ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, समझ में आ गया। अगर तुमको मेरे जैसा इंटरेस्ट या मेरी जैसी क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन आए, जैसा मैंने सोचा था, मतलब मैंने अपने टीचर से पूछा था, सो द क्वेश्चन वाज कि अच्छा सर या अच्छा मैम, एक बात बताओ, हमारे पेट में तो एचसीएल प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरिया कैसे प्रेजेंट है हमारे पेट में, वो मर क्यों नहीं गया? तो उस दिन मेरे को पता लगा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में या स्टमक की एसिड वाले उसमें भी सरवाइव कर सकते हैं, एंड एच पाइलोरी इज वन ऑफ देम, ठीक है, एच पाइलोरी इज वन ऑफ देम। में लिखा है दे आर आल्सो फाउंड in the gut of ruminant and are responsible for the production of biogas from the dung of this animal। एक मिनट, ruminant का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो फूड को दोबारा माउथ से उठाकर च्यू करे, चबाए, जैसे हैव यू एवर सीन अ काउ, हैव यू एवर सीन अ बफेलो? देखा ही होगा सबने, बट स्टिल देखो, ये बफेलो हो गई, ठीक है, एंड ये वाली बफेलो इंडिया में मिलती है, ठीक, और ऐसे टाइप की बफेलो ज्यादातर बाहर मिलती है, ठीक। ये बाइजन होता है, बफेलो नहीं होती। बाइजन या एल्क का मीट बाहर बहुत ज्यादा खाया जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ऐसे टाइप की बफेलो बेटा, इनमें डिफरेंस होता है, बफेलो अलग है, बाइजन अलग है, ये भी वेरिएशन की वजह से, सेम स्पीशीज ही है बट वेरिएशन की वजह से अलग दिखती है। तो हम आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाते, मेरी आदत हो गई आउट ऑफ टॉपिक जाना। तो मैं बोल रहा था कि बैक्टीरिया हमें गट ऑफ रूमिनेंट में भी मिलते हैं, माने ऐसे जानवरों के पेट में जो कि खाने को बार बार चबाते रहते हैं, ऐसे जानवरों के पेट में भी बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये एनिमल बायोगैस, वो सॉरी, ये बैक्टीरिया बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है।
कहाँ गए, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ दिस एनिमल। वो देखे, उफला, डंक बोलते हैं उसको, मतलब उसको तो वैसा मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जो बच्चा गांव से है वो थोड़ा सा कैन रिलेट, है ना। ऐसा उफला, ये जो उफले के घर बनते हैं, ये बायोगैस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डज एनीबॉडी नो व्हाट इज बायोगैस? मैं एक एक चीज टाइप करके दिखाऊंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मेरे को ये चीज है कि समझ में आना चाहिए, बस तुमको तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। देखो ध्यान से सुनो। बायोगैस इज अ रिन्यूएबल फ्यूल मेड फ्रॉम नेचुरल वेस्ट, ठीक है, सबको पता होगा वैसे तो, बट जिसको नहीं पता वो देख लो इसको। बायोगैस एक तरीके का बेटा फ्यूल है जो कि एनिमल वेस्ट से बनता है। एनिमल वेस्ट इन द सेंस नॉट देयर फिजिकल एक्सट्रैक्ट, नॉट मीट टाइप, बट काओ का डंग हो गया या फिर फार्म मैन्योर हो गया, जो बचे कुछ बैक्टीरिया कीड़े टाइप होते हैं ना, लेफ्ट ओवर फूड या किचन वेस्ट हो गया, तो उन सब से बायोगैस बायोगैस बनाई जाती है, ठीक है। तो बायोगैस एक रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, ठीक है बेटा। ये देखो, बायोगैस बनी, ये हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी देने में मदद करती है, ओके, इतना समझ में आया। तो बैक्टीरिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि वो किसी के गट हेल्थ में प्रेजेंट है, इट इज असिस्टिंग टू मेक द बायोगैसेस, बहुत बड़ा रोल होता है। फिर सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल पैथोजेंस, अब यहीं रुक जाओ। हार्मफुल के आगे पैथोजन क्यों लगाया इन्होंने? हम, मतलब मैं पैथोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, तो पैथोलॉजी में पढ़ाते हुए हम, पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट है साइंस मैथ इंग्लिश की तरह ही, ठीक है। आप नाइन्थ में हो तो आपको इतना आइडिया नहीं, बट आई एम टेलिंग यू कि ये एक सब्जेक्ट है। तो जब वर्ड आता है ना पैथोजेंस, पैथोजेंस का माने जो हार्मफुल वाले बैक्टीरिया जो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेंस, ठीक है। तो बैक्टीरिया कुछ हार्मफुल भी होते हैं, वो उनको पैथोजेंस बोल रहे हैं, और ये डिजीज भी फैला सकते हैं, बट मैनी आर यूजफुल, ठीक है। लाइक लैक्टोबैसिलस, ये जो कर्ड खाते हो ना आप, दही, दही में प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस, याद रखना, लिख लो इसको कहीं। दही में कौन से टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस, जो आपकी गट हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं। तो जो आपकी गट हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं वो होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। एंड राइजोबियम, राइजोबियम भाई सब कुछ सर्च करते चलेंगे, अपने को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। देखो इसका लाइक अंदर से एक इंटरनल स्ट्रक्चर टाइप पता होना चाहिए, ऐसा दिखता है राइजोबैक्टीरियम, ठीक है। और इसके बारे में क्या जानने को है गूगल पे, देखो, Rhizobacterium live in the soil and form a teamwork relationship with legume plants like beans, peas and soybeans, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, यहाँ पे भी लिखा है बैक्टीरिया गेट फूड, द प्लांट मेक शुगर फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। ये इसका एक दूसरा काम है, बट जो मेन काम है कि ये मिट्टी में मिलता है और दूसरे प्लांट्स के साथ रहकर ये उनको कंट्रीब्यूट करता है, उनकी हेल्प करता है ग्रो होने में, ठीक है। तो यही, ये अच्छा बैक्टीरिया इसका मतलब हेल्प कर रहा है अगर ग्रो होने में। तो लैक्टोबैसिलस जो दही में प्रेजेंट होता है, राइजोबियम जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, मैंने ऊपर ही बता दिया था कि वो खुद से खाना बनाते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, प्लीज मेरे को माफ करना, क्योंकि हमें, मैं जस्ट कवर अप करने के लिए नहीं पढ़ा रहा, बट इंटरेस्ट वाली चीज है ना। लाइन बाय लाइन पढ़ो, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, तो तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। In addition to nutrient cycling, some bacteria also break down pollutants like oil, pesticides, sewage and so on. देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं बेटा जो कि पॉल्यूटेंट, जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं या जो गंदगी होती है उनको ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गई, सुएज हो गया, है ना। इन सबको वो ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, अपना खाना एक्वायर करने के लिए, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। इतना समझ में आ गया। यहाँ कुछ थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी दे रखा है साइनोबैक्टीरियम के बारे में। साइनोबैक्टीरियम ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो कि वर अमंग द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरियम की सूरत देखना चाहोगे? साइनो, पहले ही आ गया, माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं ऑफ कोर्स बच्चे, बाहर से तो दिखेंगे नहीं। तो
साइनोबैक्टीरियम की शक्ल कुछ ऐसी होगी, ब्लू और ग्रीन एल्गी होगी ये बाहर बाहर से ऐसी। तो ये साइनोबैक्टीरियम एल्गे होती है। ठीक है, ये होती है साइनोबैक्टीरियम एल्गे। हमारे पास बोलिए, साइनोबैक्टीरियम एल्गी ही होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये अबाउट 2.5 बिलियन years ago oxygen accumulated in the atmosphere made the earth suitable for other forms of life। आज से लगभग लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स एगो ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया था एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा, है ना, जिसकी वजह से ऐसी लाइफ को जन्म दिया उस पर्टिकुलर चीज ने। क्योंकि एक बैक्टीरिया या एक एनिमल को या फिर कोई भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर, पीएच, नमी, ऐसा कंडीशन। तो ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो उनको वैसी वाली कंडीशन मिल गई जिनकी वजह से वो ग्रो हो पाए। तो हमें एक सूटेबल प्लेस बन गई अर्थ दूसरे फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए। अब वो ग्रो होती रहे, है ना, दूसरे फॉर्म ऑफ लाइफ अब ग्रो होती रहेंगे, उनके लिए सूटेबल प्लेस बन गई। Fossils of ancient cyanobacterium are found in the structures called stromatolites। Stromatolites देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। Stromatolites ये रहा बेटा। Stromatolites are layered rock structure built by colonies of microscopic organism। इसका मतलब क्या है? मान ले एक पत्थर है ना, मान ले एक पत्थर है, इस पत्थर में मेरे को अंदर जमा हुआ मिला है साइनोबैक्टीरियम। ठीक है, इसके अंदर या इसके ऊपर बहुत सारी कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया माने जमी हुई परत थी बहुत ज्यादा। तो उसको हमने जब टेस्ट करा, उसको जब हमने देखा, उसी चीज को हम साइनोबैक्टीरियम बोल रहे हैं। और पत्थर की बनावट से, पत्थर के वजन से, पत्थर में कौन सा मिनरल है, ये हमें ये, और पत्थर कहाँ पे मिला है, ओशन के किनारे मिला है, ओशन के डीप डाउन मिला है, ये सारी चीजें एक इंडिकेशन होती है ये बताने के लिए कि कोई चीज कितनी ओल्ड है अर्थ पे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई पेड़ मिला कटा हुआ ओशन में दबा हुआ जो करोड़ों साल पुराना था, तो उसके अर्थ रिंग बोलते हैं शायद, उसके पेड़ के नीचे की जो रिंग्स होती है ना, एक रिंग तब बनती है जब एक साल हो जाता है। तो मान लो 80 साल, 100 साल, 1000 रिंग बन रही हो, 1000 साल। तो इससे साइंटिस्ट आइडिया लगा पाते हैं बेटा कि पेड़ कितने साल पुराना है। ये मैं अपने टिश्यू इन एक्शन वाले लेक्चर में करा चुका हूँ, गो एंड चेक इट आउट। बहुत प्यारा लेक्चर है, बहुत प्यारा लेक्चर है, लाइन बाय लाइन करा है हमने, बहुत मेहनत लगी थी उसमें। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को बेटा, एंशियंट स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमेटोलाइट्स। They were found in Rajasthan and Madhya Pradesh। They provide some of the earliest evidence of life on Earth। इन्हीं चीजों ने अर्लीस्ट एविडेंस प्रोवाइड करे अर्थ पे कि अच्छा कोई भी अ, ऐसा बैक्टीरिया, ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट करके गई है अर्थ पे इतने साल पहले। तो सबसे जो अर्लीस्ट फॉर्म है ना बेटा लाइफ पे, जो सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है अर्थ पे लाइफ का, वो सेल है। यू विल बी शॉक्ड बाय नोइंग दिस कि सेल सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है लाइफ, लाइफ का अर्थ पे। हम नहीं है, सेल है, सेल से हम बने हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, कौन राम बख्श सिंह थे, इनके बारे में पढ़ सकते हो। फादर ऑफ मॉडर्न बायोगैस बोला गया है, इनके बारे में पढ़ सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ी चीजें खुद से भी पढ़ो ताकि इंटरेस्ट बने। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट अब लाइक एग्जाम पर्पस के लिए, बट पढ़ लेना। फिर आता है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। 5 एनिमल किंगडम में से, या 5 किंगडम में से ये भी था कल। एनिमेलिया, प्लांटिया, फंगाई भी था, है ना, और दो और थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने लिख रखा होगा। मोनेरा, प्रोटिसा, है ना, मोनेरा और प्रोटिस्टा। यप यप, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दो चीज और थी। अब इसमें बोला है प्रोटिस्टा क्या। प्रोटिस्टा क्या होता है? प्रोटिस्टा होता है भैया क्या, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मतलब जिनपे एक सेल हो और यूकैरियोट्स हो। मतलब एक सेल तो है बट अंदर सेल ऑर्गेनिज भी उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, पढ़ के देखते हैं। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स, मतलब जिनपे एक सेल होती है, ठीक है, बट जिनपे सेल वॉल नहीं होती, और या फिर सेल वॉल होती है, जो कि जिनपे होती है, जिनपे नहीं होती, उनकी जो बाहर की लेयर होती है ना, वो सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ना सेलुलोज को मेटाबोलाइज करने के लिए परफेक्ट नहीं है, बट जो एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। इफ यू आस्क मी दैट व्हाट इज सेलुलोज, सो आई विल गूगल इट इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा
आइडिया लग जाए, मेरे को तो पता है, बट एक नेचुरल टफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। माने बाहर की लेयर ही होगी अगर टफ बोला है। टफ बोला है और नेचुरल बोला है, नेचुरल ये इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में बाहर बनता होगा। ऑर्गेनिज्म इन द सेंस, नॉट टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट कहना क्या चाह रहा हूँ, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं उनमें बाहर बनती है एक टफ लेयर। तो इसी टफ लेयर को क्या बोल रहे हैं, सेलुलोज। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला भी तो देखो, C6H10O5। तो लार्ज नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, ये जो कि ग्लूकोज के यूनिट से बनते हैं, ठीक है। ये ग्रीन प्लांट्स में बहुत ज्यादा हार्ड सेल्स बनाती है, ठीक है। आज मेरे को ना आंखें बंद हो रही है मेरी लाइट पड़ने की वजह से ना, इसलिए मे बी विल फील कि थोड़ा सा मेरी आंखें बार बार बंद हो रही है। तो हाँ, ये सेल्यूलोज को हम ग्रुप करते हैं अंडर किंगडम प्रोस्टेटा, जो हमने कल पढ़ा था। तो ये किंगडम प्रोस्टेटा में आ जाएगा। किंगडम प्रोस्टेटा क्या है, किसी को अगर ये जानना है, कोई डायरेक्ट लेक्चर ले रहा है, इतना बुद्धू तो कोई होगा नहीं, क्योंकि ये चौथा या पांचवा पार्ट होगा ये मेरा, है ना। तो 5 पार्ट आप तभी देखोगे जब आपने पहला पार्ट देख रखा होगा। तो आई होप आपने देखा हो, तो इसलिए पहला पार्ट देख के आ जाना। बट स्टिल मैं बता देता हूँ जो लोग देख रहे हैं, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा ही तो बोले, हाँ। प्रोटिस्टा हम बोलते हैं बेटा सिंगल सेल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को, माने जिनमें एक सेल होती है उनको हम बोलते हैं, ठीक है। अमीबा या पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। सारी बुक्स बुक्स यहीं रखी है यार मेरी। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड हाईली डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप के अंडर ही देखे जा सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि बेटा नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, है ना। ये माइक्रोस्कोप के अंडर देखे जा सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा हाईली डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ठीक। इनके एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं देखो, अमीबा, पैरामीशियम, युगला, है ना, युगलेना। तो ये तीनों चीजें, अमीबा, पैरामीशियम और युगलेना, ठीक। माइक्रोस्कोपिक इलस्ट्रेशन ऑफ कॉमन प्रोटिस्ट्स। तो ये माइक्रोस्कोप के अंडर ऐसे ऐसे दिखते हैं थोड़े से, ठीक है। यू कैन स्टडी सम ऑफ दीज प्रोटिस्ट्स by making a slide from Hay infusion as explained below. हे इन्फ्यूजन क्या होता है पता है आप लोगों को? डू यू नो व्हाट इज हे इन्फ्यूजन? हे इन्फ्यूजन एक एक्टिविटी दे रखी है तुम्हारे 12.5 यही नीचे वाली, है ना। ये एक्टिविटी दे रखी है, इससे आपको समझ में आएगा हे इन्फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको सिंपल से सिंपल ट्राई करूंगा समझा दूं। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगेगी समझाने लायक तो मैं उसको एडिशनली बताऊंगा, बट हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। मैं इतना बता देता हूँ कि पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिखा देते हैं यार, क्या दिक्कत है। छापे होता है, मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या आ रहा है। अरे ही नहीं लिखा क्या मैंने? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब आ जाएगा। Hay infusion is a classical laboratory method used to culture and grow microscopic organism like protozoa and bacteria. तो ये एक मेथड है, ठीक है। ये एक मेथड है और ये वाली चीजें पानी में पाई जाती है। कैसे? अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। देखो, collect a small sample of grass, ठीक है, after the lawn has been moved, और collect straw और fodder। इसका मतलब ये है, जब एक प्लेन घास वाला, मतलब एक एरिया है जहाँ पे घास है और वो घास कट के एकदम से प्लेन हो जाए, तो एक स्मॉल सैंपल आपको ग्रास का लेना है और उसको कलेक्ट कर लेना है, ठीक है, स्ट्रॉ से या फॉडर से। दूसरा स्टेप, टेक अ स्मॉल ग्लास बॉटल, छोटी ग्लास की बॉटल लेनी है और उसको थोड़ा सा भर देना है, 1/4 भर देना है, ठीक है, एक चौथाई भर देना है उसको, उसी स्ट्रॉ ग्रास या फिर फोडर से। तीसरा स्टेप,
Fill the bottle with stagnant water or pond water mixed with it with the collected plant material। जो भी हमने लिया था इसको नदी के पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ मिला दो। ठीक है, नॉर्मल पानी नहीं कह सकते, स्टेगनेंट वाटर किसको बोलते हैं, देख लो आप, थोड़ा सा आपको भी आइडिया लग जाएगा ना। हाँ, गन्ना, अनमूविंग वाटर दैट सिट्स इन वन प्लेस फॉर डेज और वीक्स। भैया ऐसा पानी जो कि बहुत ही ज्यादा डर्टी टाइप हो, है ना, जिसने ऑक्सीजन लूज कर दिया हो, डर्टी हो और डेंजरस हो, जिसमें जर्म सेल की वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो नॉर्मल नहीं कह सकते, इसलिए मेरे को थोड़ा सा शक हुआ। तो ऐसा पानी आपको पॉन्ड वाटर या फिर स्टेगनेंट वाटर आपको मिला देना है उस जो आपने बनाया है उसमें, है ना। कीप द बॉटल विद अ म्यूसलिन क्लोथ एंड टाई इट यूजिंग अ थ्रेड। म्यूसलिन क्लोथ हमने पॉलिनेटिंग वाले चैप्टर में करा था, तो म्यूसलिन क्लोथ हमें ऊपर ढक देना है, उसको एक धागे से बांध देना है। उस बॉटल को हफ्तों तक ऐसे रखना है, छेड़ना नहीं है। फिर जब आप उस बॉटल को स्लाइटली ओपन करोगे, हाँ, जब आप उस बोतल को स्लाइटली ओपन करोगे तो आप ये पाओगे, इसमें क्या लिखा है पहली बात ये बता देता हूँ मैं, एक मिनट। स्लाइटली ओपन द बॉटल ऑफ द स्लाइटली ओपन द माउथ ऑफ द बॉटल बाय रिमूविंग द muslin cloth just enough to insert a dropper inside it and carefully take a drop of water। अब उसमें एक ऐसा ड्रॉपर पानी मिला दो, एक ड्रॉपर छोड़ दो। ड्रॉपर एक इतने लंबा सा वो होता है सॉल्यूशन डालने के लिए, ठीक है। Put the drop of water on a clean slide and observe it under a microscope। अब उस ड्रॉप ऑफ वाटर को एक स्लाइड के अंदर रखो, और वो जो तुमने घोल बनाया ग्लूकोन डी का अभी थोड़ी देर पहले, ग्लूकोन डी नहीं मतलब वो घास फूस का जो भी बनाया उसको रखो स्लाइड के अंदर, दोनों को ऑब्जर्व करो और अपने ऑब्जर्वेशंस को नोटिस करो। बट एक चीज और, ये जो हे फ्यूजन बनाओगे ना तुम, अब स्टेगनेंट वाटर है, स्टेगनेंट वाटर में तो भैया इतनी एल्गे गंदगी और इतनी सब चीजें होती है, तो पानी ये जो तुम बनाओगे हे इन्फ्यूजन, उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, ये बात याद रखना। ये देखो इसमें भी लिखा है द हे इन्फ्यूजन में स्मेल बैड, देयरफॉर टेक प्रिकॉशंस ड्यूरिंग लैब एक्सरसाइजेस। इसलिए हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ताकि भैया हम बीमार ना पड़ जाएं। हमें लैब कोट पहनना है या पीपीई किट पहन लो, मास्क पहन लो, हैंड ग्लव्स पहन लो, है ना। डिस्कार्ड द हे इन्फ्यूजन आफ्टर ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में आपको बता दूं, ऑटोक्लेविंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज को बैक्टीरिया मतलब जर्म फ्री बनाते हैं बेसिकली। तो उस हे इन्फ्यूजन को ऑटोक्लेविंग करने के बाद डिस्कार्ड कर देना है, हटा देना है, फेंक देना है, ठीक है। क्योंकि जो नोटिस करना था हमने कर लिया, क्योंकि एनवायरनमेंट में डायरेक्ट नहीं फेंक सकते ना, वैसी चीज है, वो गंदगी आ रही थी, बदबू आ रही थी, ऐसी फेंक दे ले, अब उससे जो नुकसान होगा एनवायरनमेंट को वो, इसलिए पहले ऑटोक्लेव करना है तब डिस्कार्ड करना है उसको, ठीक है। डू यू नोटिस मूविंग ऑर्गेनिज्म इन द ड्रॉप ऑफ वाटर अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर आपने देखा, क्या आप उन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द फिगर 12.7, ये 12.8 है, ये रहा, अमीबा दिखा, पैरामीशियम दिखा, इग्लूना दिखा, है ना। ये सारे क्या है, माइक्रोस्कोपिक इलस्ट्रेशन है ऑफ प्रोटिस्ट। डू यू नो ये पहले, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा में बता चुका हूँ जो कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। मेरी आंख ना खुल नहीं पा रही है एक्चुअली, पता नहीं क्यों, मेरे को लाइट पड़ रही है बहुत ज्यादा और मेरी आंख नहीं खुल पा रही, ठीक है, व्हाटएवर। लेक्चर कितनी देर का हो चुका है गाइस, 28 मिनट्स, अभी तो कम है, अभी तो बहुत कम है, ठीक है। प्रोटिस्टा इंक्लूड सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। भैया उनमें सेल होती है ना, सेल ऑर्गेनिज होते हैं, क्यों, क्योंकि वो यूकैरियोट्स है। प्रोकैरियोटिक होते हैं तो उनमें सेल नहीं होती, ठीक है, और वो सिंगल सेल होते हैं। दैट लिव इन अ वाटर और मॉइस्ट प्लेस, ये चीजें वाटर या मॉइस्ट प्लेस में देखने को मिलती है। उनमें से कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, और कुछ कुछ हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब तो जो कि दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड है, जो कि वेस्ट मटेरियल या फिर जो पत्तियां होती है ना, इवन पत्तियां भी जो डिकम्पोज हो रही होती हैं उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं कुछ, ठीक है। प्रोटिस्ट आर एन important लिंक इन aquatic food chain, some produce oxygen while others serve as a food for small animal। भैया जो प्रोटिस्ट होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, है ना, बट उनमें सेल वॉल होती है,
इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लिंक क्रिएट कर रहे हैं एक्वाटिक फूड और चेन्स के, एक्वाटिक फूड के बीच में, माने जो जानवरों को खाना मिल रहा है वो किसकी बदौलत मिल सकता है, किसकी बदौलत, छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, प्रोटिस्ट की मदद से। क्योंकि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लेना हो गया, ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो अब ये सारी चीजों को भी तो छोटे छोटे एनिमल खाएंगे ना। तो इसलिए एक्वाटिक फूड चेन एक किससे बैलेंस रहती है, मेंटेन रहती है, जो कि ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करती है। और कुछ कुछ ये जो ये देखने को मिले आपको, पैरामीशियम, अभी अमीबा, यूग्लेना, ये सारी चीजें एज अ फूड भी सर्व होती हैं एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है। सम प्रोटीन फंक्शन एज अ डीकंपोजर एंड हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कुछ कुछ इसमें से डीकंपोजर्स की तरह काम करते हैं और न्यूट्रिएंट साइकिल को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। ठीक है। वैसे मेरे को ना पता नहीं, मतलब आंखें बहुत ज्यादा बंद हो रही है। I don't want to continue this lecture anymore, but still I have to. Hmm. Kingdom fungi multicellular heterotrophic category cell। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ खत्म करते हैं बेटा, है ना। Then मेरे को पता नहीं, मेरी आंखें बार बार बंद हो रही है पेन की वजह से, आई हैव सम माइग्रेन इशू। तो यहाँ तक खत्म करते हैं, देन अगले उस पे आ जाएंगे। अगर दर्द ज्यादा रहा तो मैं हाफ पैराग्राफ में ही खत्म कर दूंगा। फंगाई आर मोस्टली मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। भैया ये यूनिसेलुलर नहीं होते, मल्टीपल सेल्स होते हैं, और ये खाने के लिए अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंड होते हैं। ये हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब ऑटोट्रॉपिक नहीं है, है ना। ये दूसरी चीजों पे डिपेंड है, डेड एंड डिकेइंग चीजों से जो एनवायरनमेंट में होती है उनसे अपना खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। इन ये काइटिन से बने होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड। काइटिन समझते हो, काइटिन के साथ साथ ना, रुको रुको रुको, काइटिन दिखा देता हूँ पहले तो मैं। चाइटिन भी बोलते हैं, काइटिन भी बोलते हैं, चिटिन भी बोलते हैं। Chitin काइटिन एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर है बॉडी, मतलब सेलुलोज के बाद जो सबसे ज्यादा बनता है। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यानी कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा बनता है सेलुलोज के बाद, एक ठोस सेल वॉल प्रोवाइड कर रहा है यही। ठीक है। तो सेल वॉल फंगाई की किससे बनी है बेटा, काइटन से। अपना खाना इस वजह से वो खुद नहीं बनाते, और या तो वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को डेड एंड डिकेइंग मैटर से, थ्रू फिलामेंट, छोटे छोटे उनके वो जो फिलामेंट्स होते हैं उनके थ्रू। हेलो भैया, ये भी दिखाई देता हूँ, तुम्हें हर चीज दिखानी पड़ेगी ना। फंगाई फिलामेंट, हाँ, ये देख रहे हो, ये पूरी बॉडी है फंगाई की। वेरी सॉरी, ये फिलामेंटस फंगाई होता है। ये छोटे बड़े बड़े हाथों के थ्रू ये डेड डिकेइंग मैटर से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है। जो कि टुगेदर एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, इसको माइसीलियम बोलते हैं। हर एक चीज दिखाएगा तुम्हें मैं, दर्द में भी टेंशन नॉट। माइसीलियम इज द हिडन रूट लाइक वेजिटेटिव बॉडी ऑफ अ फंगस। एक हिडन रूट है, ठीक है, फंगस की। हिडन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फंगस के नीचे प्रेजेंट होती है, राइट। ये रही, रियल डायग्राम देखना है तो ये देख लो भैया, नीचे एक नेटवर्क, डेंस नेटवर्क बन रहा है जिसको माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है। तो इस डेंस नेटवर्क को माइसीलियम बोलते हैं। जितनी भी फंगस होती है मोस्टली सेप्रोहाइट्स होती हैं, वो सेप्रोफाइट्स होती है। सेप्रोफाइट्स क्या होती है, क्या किसी को पता है, सेप्रोफाइट्स क्या होती है, क्या किसी को पता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो डेड एंड डिकेइंग चीजों से अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, फूड लेते हैं, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो फंगस सेप्रोफाइट्स होते हैं, माने हेट्रोट्रॉपिक होती है ना।
therefore they play very important role in ecological, मतलब इकोलॉजिकल रोल एज decomposers, है ना। उनका इकोलॉजिकल रोल क्या है, एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का रोल क्या है कि भैया वो डिकम्पोजर्स है, वो डेड डेड अगर चीजों से अपना डेड एंड डिकिंग मैटर से अगर अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती रहेंगी तो एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, उनको भी न्यूट्रिएंट मिलते रहेगा, वो भी मरेंगे, उनसे नया जन्म होगा, ये सारी इकोलॉजिकल स्टेट एक कंटिन्यूएशन में रहेगी। ठीक है, हेल्प मिलेगी अलग अलग चीजों को। That means they feed on dead organic matter, yes, such as fallen leaf, ठीक है, twig और dead organism, मतलब ट्विग माने लकड़ी का वो टहना टाइप, है ना। तो पत्तियां हो गई, ट्विग हो गया, डेड ऑर्गेनिज्म हो गए, इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं। कौन डिपेंड करते हैं, फंगाई। दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस एंड मेक देम readily available in soil। वो बड़े बड़े चीजों को छोटी छोटी सब्सटेंसेस में क्रिएट कर देता है, छोटे छोटे चंक, मतलब बड़े बड़े चंक पीसेस को छोटे छोटे मॉलिक्यूलर पीसेस में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो इजीली मिट्टी में जा पाए और हमारा जो सॉइल है वहां से हमें मिनरल्स मिल पाए। कुछ फंगाइस इसमें से बेटा म्यूचुअलिस्टिक होते हैं। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब समझते हो को, म्यूचुअलिस्टिक या सिम्बायोटिक का मतलब समझते हो, कल ही पिछले लेक्चर में कराया था। म्यूचुअलिस्टिक या सिम्बायोटिक का मतलब होता है जिस चीज में दोनों को बेनिफिट हो। मान लो, अब आ जाता है एक एग्जांपल, लाइचेंस तुमने देखे हैं नहीं, आई डोंट नो, बट मैं बता देता हूँ। ये लाइचेंस होते हैं, ठीक है, ये ये लाइचेंस होते हैं, ठीक है। ये किसी भी आपको पुराने पेड़ की टहनी पे, कभी कभी समटाइम्स इवन ऑन द वॉल ऑफ योर हाउस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है बेटा, ये दो से तीन चीजों से बना है, दो से तीन चीजों से बना है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस दूसरी चीज से बना है उसके लिए हेल्पफुल है। कुछ लाइचेंस जो बेटा होते हैं मेरे बालक, मेरे बच्चे, जो कुछ लाइचेंस होते हैं वो कॉमनली पत्थर या फूल के ऊपर होता है, ठीक है, पत्थर या फूल के ऊपर होते हैं। इनको हम, कुछ कुछ जो लाइचेंस होते हैं ना, उनको मसालों में भी यूज आते हैं, वो दवाई बनाने के काम में भी आते हैं, ठीक है। कुछ कलर बनाने के काम भी आते हैं, कलर को साइंस की भाषा में डाई बोलते हैं, डाई, ठीक है, डाई कलर ही होता है एक्चुअली। एंशियंट टाइम से काम आ रहे हैं बेटा, बहुत 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 हजारों साल पहले से डाइस बनाने के काम में आ रहा है। तो अगर पूछा जाए सबसे पुरानी ट्रेडिशन मेथड वगैरह क्या है, तो बोल देना डाई बनाने के काम आते हैं लाइचेंस, ठीक है। लाइचेंस तुम्हारा वूल और सिल्क फैब्रिक के कलर्स में भी काम आता है, जैसे तुम्हारा मैरून, वॉयलेट या बरगंडी कलर होता है ना, वो भी इससे मिलता है। ये सारी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आगे आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। जबकि अदर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरासाइट, पैरासाइट वो होता है जो कि बीमारियां कॉज करता है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में, ठीक है बेटा। सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। एसेक्सुअली इसलिए क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन होती है ना, उस वजह से। सेल वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है। जब किसी बैक्टीरिया को एक अनफेवरेबल कंडीशन लगती है कि इस कंडीशन में मैं अब नहीं जी पाऊंगा, तो वो अपने आप को ढकने के लिए अपने ही सेल में चला जाता है, उसको बोलते हैं स्पोर, ठीक है। और स्पोर फॉर्मेशन करते हैं वो लोग, जिससे कि एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ये, है ना। तो स्पोर फॉर्मिंग बोलते हैं इसको, स्पोर फॉर्मेशन से भी ये ग्रो होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं। पैरासाइट हमें इंसान जानवर दोनों को बीमार कर सकता है, दोनों को, क्योंकि वो डिजीज फैला सकता है। और ये वार्म या फिर मॉइस्ट कंडीशंस में ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। ये यीस्ट देखो, 12 में यीस्ट देखो, और ये एस्पेरलिजियम देखो, ये ब्रेड के मोल्ड मोल्ड में भी मिलता है। पिछले से पिछले चैप्टर में देखा था हमने, इसका भी लेक्चर पढ़ा है, ध्यान से देखना, टिश्यू इन एक्शन में ही है। मोल्ड आर कॉमन फंगाई, दोनों कॉमन फंगस है, ब्रेड पे लग जाती है। फंगस कैसे उगती है वो भी मैंने लेक्चर डाल रखा है, जाके देख लो। हाउएवर यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यीस्ट हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिसपे एक सेल होता है और उसकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, जो कि थोड़ी सी रिजिड होती है, ठीक है। मशरूम हमारे
मशरूम हमारे मैक्रोस्कोपिक फंगाई है जो कि स्पोर से प्रोड्यूस करते हैं। मशरूम क्या है? मैक्रोस्कोपिक फंगाई जो स्पोर से प्रोड्यूस करते हैं। कुछ फंगाई उसमें से एस्परलिजियम, ठीक, और पेंसिलियम होती है। पेंसिलियम से तो दवाई भी बनती है, याद रखना। ये दोनों यूज होते हैं एंजाइम या एंटीबायोटिक बनाने में। देखो एंटीबायोटिक आ गया ना। फंगाई इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स होते हैं बेटा, ठीक है। फंगाई इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स होते हैं हमारे नेचर में, जिनसे हमें इकोलॉजिकल चेन मेंटेन करने में या सिस्टमेटिक तरीके से रखने में मदद मिल रही है, ठीक है। और इन न्यूट्रिएंट को रिसाइकल कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मरी हुई चीज से या फिर कोई भी यू नो लीव है या वुड का एक पार्ट है, उससे डिकम उसको डिकम्पोज करते हैं ये लोग, ठीक है। विदाउट देम द डिके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वुड बी ग्रेटली रिड्यूस। अगर ये भैया ऐसे नहीं होगा, डिके नहीं होगा, फंगाई इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा हमें एक डिक्लाइन आ जाएगा इकोलॉजिकल, एक कॉन्टिन्यूशन में कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। और एनिमल या फिर प्लांट दोनों के लिए खतरे की बात होगी, ठीक है। क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, न्यूट्रिएंट ही नहीं होगा। और सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी तो पेड़ कम उगेगा, पेड़ अच्छे से नहीं उगेगा, पेड़ अच्छे से नहीं उगेगा तो वेज जो वेजिटेरियन एनिमल हैं वो कैसे खाएंगे पेड़ को? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस बोलते हैं, बट आई नो, मैं जस्ट ऐसे समझा रहा हूँ। वो पेड़ को खाएंगे कैसे? और जो शेर वेर है जो उन पे डिपेंड है कि वो पेड़ को खाए, मोटे हो जाए, मैं उसको खाऊंगा, तो पूरी एक इकोलॉजिकल चेन कोलैप्स हो जाएगी, टाइप ऑफ, ठीक है। 41 मिनट का हो चुका है लेक्चर। इफ यू वांट आई कैन कंटिन्यू इट, देयर इज नो इशू। बट देयर इज वन इशू ऑल्सो, कि ना मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही है, क्योंकि मेरी आईज में ना थोड़ा सा पेन है आज, प्रॉब्लम है मेरी आईज में, ठीक। मैं चाहता तो लेक्चर नहीं डालता आज, बट आई थॉट कि अगर, अभी तो खैर कोई पढ़ता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आई एम नॉट सेइंग इट टू यू कि लाइक एंड सब एंड दिस एंड दैट, आई एम नॉट सेइंग दिस। जिसको कंटेंट पसंद आता है वो देखता है, जिसको नहीं आता वो नहीं देखता। देयर इज नॉट अ सच थिंग कॉल्ड फोर्सिंग पीपल, बट स्टिल अभी इतना कोई देखने रहा है, 25 24 12 13 15 ऐसे ऐसे व्यूज है। आई एम नॉट सेइंग कि भैया मेरे को व्यूज से प्रॉब्लम है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एनसीईआरटी के बेस्ट लेक्चर्स हैं, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई एम कवरिंग एवरीथिंग अबाउट अ सिंगल लाइन। अगर आपको ऐसे लेक्चर कहीं भी मिल जाए ना यूट्यूब पे, बेटा बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। बायोलॉजी के ऐसे लेक्चर कहीं नहीं मिलेंगे। सो आई हैव पुट माई लाइक ब्लड एंड स्वेट, यू नो। सो प्लीज आप भी इस चीज पे हार्ड वर्क करो, इस इन लेक्चर्स की एक रिस्पेक्ट करो, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर द सब्सक्राइब, नॉट फॉर द लाइक्स कमेंट्स, बट फॉर यू, बट फॉर योर सेल्फ, है ना। मेरी आईज अपने आप बंद होती जा रही है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम किंगडम प्लांटिया से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।